क्लास 10 का विज्ञान चैप्टर नंबर जो है वो 10 है और फिजिक्स का पहला चैप्टर ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है। इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे और उसको समझने के लिए हम लोग को ये परिपाटी चिन्ह जो है गोलीय दर्पण का परिपाटी चिन्ह इसको जानना बहुत जरूरी है। और ये परिपाटी चिन्ह को जानने से पहले हम लोग का जो है वो अवतल और उत्तल दर्पण के बीम को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस तरह का बनेगा, कैसा बनेगा, वो चीज़ जानना जरूरी है। तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को चिन्ह परिपाटी समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना जो है वो एकदम क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। जो भी क्वेश्चन यहाँ बताएंगे वो सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि ये जो है एक गोलीय दर्पण का भाग है ना, ये अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में ये दर्पण है एम डैश जो है ये दर्पण का जो है परावर्तक पृष्ठ है, ये दर्पण है हमारा। अब दर्पण के इस जगह पर जो परावर्तक पृष्ठ का जो बीच रहता है उसको हम लोग पी पोल बोलते हैं, ध्रुव। अब यहाँ ये गोलीय दर्पण का एक गोले का भाग है, इसका केंद्र भी होगा जिस तरह वृत्त का केंद्र होता है, तो ये वक्रता केंद्र हम लोग इसको बोलते हैं, जिसको सी से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद मुख्य फोकस होता है, जहाँ की मतलब परावर्तित किरणें जो है एक जगह पर मिलती है तो उसको हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। अब मुख्य फोकस से लेके पी तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको छोटा एफ से दिखाते हैं। और सी से लेके पी तक की दूरी को हम लोग बड़ा आर मतलब वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है ना, ये सब तो हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में वहाँ पढ़े ही हैं। लेकिन हम लोग यहाँ मेन जो है परिपाटी को समझना है, मतलब दर्पण के आगे साइड, ये दर्पण है, दर्पण के आगे साइड की दूरी को मतलब बाईं ओर की दूरी को हम लोग जो है वो माइनस में दिखाते हैं, और दर्पण का पीछे साइड की दूरी को है ना, मतलब इधर दाईं ओर की दूरी को हम लोग प्लस के रूप में दिखाते हैं, प्लस में दिखाते हैं। अब उसी तरह से ऊंचाई अगर ऊपर में है, मुख्य अक्ष के ऊपर में है तो उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, और अगर ऊंचाई नीचे है ना, मुख्य अक्ष के नीचे है तो इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। अब बीम जो है ना हमेशा जो रहेगा, बीम किधर रहेगा, तो हमेशा बीम जो रहेगा वो दर्पण के आगे ही रहेगा, मतलब बाईं ओर रहेगा। और प्रकाश किरण किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, मतलब आपतित किरण जो है इधर से आगे जाएगा। हम लोग फिर से एक बार यहाँ समझते हैं कि हम लोग का गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण की दाईं ओर की दूरी को हम लोग प्लस में दिखाते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बाईं ओर की दूरी को हम लोग माइनस में दिखाते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की दूरी को हम लोग प्लस में दिखाते हैं और नीचे की दूरी को माइनस में दिखाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब भी हम लोग गोलीय दर्पण में बीम को रखेंगे तो वो दर्पण के आगे साइड ही रखेंगे, मतलब बीम हमेशा क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो ये हम लोग का परिपाटी है ना, ये हम लोग का वक्रता केंद्र हो गया, जिसको सी से डिनोट करते हैं। और वक्रता केंद्र से लेके आर तक मतलब पी तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर से दिखाते हैं। और यहाँ एफ मुख्य फोकस, जहाँ मतलब परावर्तित किरणें जो मिलती है उसको मुख्य फोकस बोलते हैं, जिसको बड़ा एफ से दिखाते हैं। और बड़ा एफ मतलब मुख्य फोकस से लेके पी तक की दूरी को छोटा एफ से दिखाते हैं, मतलब फोकस दूरी को हम लोग दिखाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब थोड़ा सा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग समझते हैं। बीम के दूरी है ना, बीम जब भी रखाएगा तो पीछे साइड इधर आगे रखाएगा, दर्पण के आगे रखाएगा। जब भी बीम रखाएगा है ना, गोलीय दर्पण में जब भी बीम रखाएगा तो किधर रखाएगा, हमेशा आगे और दर्पण के आगे और लगाएगा, मतलब बाईं ओर लगाएगा है ना। और बाईं ओर की दूरी को हम लोग माइनस में दिखाते हैं। तो वो इसलिए यहाँ एक पॉइंट है कि बीम की दूरी जिसको हम लोग यू बोलते हैं है ना, बीम की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। और वो यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक में रहेगा। इधर बीम को जब भी रखेंगे तो इधर ही रखेंगे, और इधर की दूरी को, बाईं ओर की दूरी को हम लोग माइनस में लिखेंगे है ना। तो बीम की दूरी हमेशा यू जो है क्या रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा। अब बात आता है दूसरा पॉइंट कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की बात बोल रहा है, फोकस दूरी मतलब यहाँ एफ बड़ा एफ से लेके पी तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, अवतल दर्पण में जब भी फोकस दूरी जो होता है ना, एफ से लेके पी तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, तो ये अवतल दर्पण में हुआ है ना, जो कि हमेशा माइनस में रहेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में तो दर्पण ऐसे बनेगा है ना, तो उत्तल दर्पण में जो है वो फोकस दूरी हमेशा क्या रहता है, धनात्मक में रहता है। ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। बीम की दूरी u को हमेशा हम लोग ऋणात्मक में दिखाते हैं है ना, क्योंकि जब भी बीम हम लोग रखेंगे तो इधर पीछे साइड रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे, और बाईं ओर की दूरी को हमेशा माइनस में दिखाते हैं, तो बीम का दूरी क्या हो जाएगा, हमेशा ऋणात्मक होती है। उसके बाद अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो रहता है दर्पण का आगे साइड रहता है, तो इसको हमेशा क्या में दिखाएंगे, ऋणात्मक में दिखाएंगे, क्योंकि ये दर्पण के ये साइड है ना, बाईं ओर है, तो बाईं ओर की दूरी को हम लोग माइनस में दिखाते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, मतलब प्लस में रहेगा, क्योंकि इसको हम लोग आगे साइड दिखाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद है दर्पण सूत्र है ना, दर्पण सूत्र ये ही तो मेन चीज है ना, यहीं से आप लोग का समझना है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और इसको जो है ना आगे पीछे नहीं करना है, ये नहीं कि मतलब 1/u को इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। दर्पण सूत्र में सबसे पहले आपको 1/v लिखना पड़ेगा प्लस 1/u बराबर में 1/f लिखना पड़ेगा। अब यहाँ v u f है क्या,
तो भी जो है वो प्रतिबिंब का दूरी है। प्रतिबिंब मतलब हम लोग ये प्रतिबिंब जो है ना, जो इधर बनेगा, ये बीम को इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है, मतलब माइनस में, तो वो इसका दूरी को हम लोग बोलते हैं भी को प्रतिबिंब का दूरी। उसके बाद यू आता है, यू जो है बीम का दूरी, और एफ जो है वो फोकस दूरी। तो ये चीज तीन चीज जो है, तीन में से अगर दो चीज हम लोग को दिया हुआ रहेगा तो तीसरा का अपने निकल जाएगा, है ना, निकालने पर निकल जाएगा। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट जो था आप लोग का पॉइंट यहाँ समझना कि परिपाटी को, है ना, परिपाटी ये है, ये दर्पण है, दर्पण के बाईं ओर की दूरी को माइनस में हम लोग लिखते हैं, दाईं ओर की दूरी को प्लस में लिखते हैं, ऊपर के ऊंचाई जो होता है उसको प्लस में और नीचे के माइनस में। अब बीम को जब भी हम लोग रखेंगे तो दर्पण की बाईं ओर ही रखेंगे, है ना। अब यहाँ मेन पॉइंट और क्या है कि बीम की दूरी हमेशा क्या में रहता है, ऋणात्मक में रहता है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग छोटा एफ को ऋणात्मक में हमेशा हम लोग दिखाते हैं, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को हमेशा हम लोग धनात्मक मतलब प्लस में दिखाते हैं, और दर्पण सूत्र ये है। तो इसके बाद हम लोग अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनाएंगे, बहुत मजा आएगा बनाने में भी। नेक्स्ट है आवर्धन। गोलीय दर्पण का आवर्धन एम से हम लोग, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, दिखाते हैं एम से। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब के आकार को एच डैश दिखाते हैं, और जो वस्तु का आकार रहता है उसको हम लोग एच से दिखाते हैं। अर्थात जब हम लोग अगर आवर्धन निकालेंगे, है ना, आवर्धन निकालेंगे तो एच डैश बटा एच करेंगे, मतलब प्रतिबिंब का कितना ऊंचा है और बीम कितना ऊंचा है। और इसको अगर ये नहीं पता है तो हम लोग भी बटा यू भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसमें क्या एक चीज मान लीजिए इस तरह से ये दर्पण है ना, इस जगह पर पी है, ध्रुव है। अब जो इधर जो बीम हम लोग रखेंगे, है ना, ये बीम का ऊंचाई के जो है उसको हम लोग किस चीज से दिखाते हैं, तो एच से दिखाते हैं, और प्रतिबिंब जो है नीचे बनेगा, है ना। इस तरह से बीम को अगर यहाँ रखे हुए हैं, प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, है ना। तो प्रतिबिंब जो इधर बनेगा तो वो माइनस में रहेगा, तो ये प्रतिबिंब का जो ऊंचाई रहेगा उसको हम लोग एच डैश में दिखाते हैं। तो यही है आवर्धन, है ना, गोलीय दर्पण का आवर्धन एम, और प्रतिबिंब का जो आकार होता है उसको एच डैश से, और वस्तु का जो आकार होता है उसको एच से दिखाते हैं, अर्थात ये दोनों का अनुपात होता है। नेक्स्ट आता है कि आवर्धन धनात्मक होगा, है ना, आवर्धन अगर धनात्मक में होगा, प्लस में होगा तो कब, तो बीम का आकार, है ना, सॉरी प्रतिबिंब का आकार जो कि एच डैश अगर धनात्मक होता है ना, बीम जो है सॉरी प्रतिबिंब अगर इधर बन रहा है, नीचे बन रहा है, तो कैसा होगा, माइनस में होगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब जो है वो क्या हो, धनात्मक हो, है ना, ऊपर बन रहा हो, अर्थात प्रतिबिंब जो है सीधा आभासी रहेगा, इससे में प्रतिबिंब क्या रहेगा, सीधा आभासी रहेगा, और वस्तु का आकार एच धनात्मक हो तो आवर्धन क्या हो जाएगा, धनात्मक ही होगा। लेकिन आवर्धन अगर ऋणात्मक है ना, तो वस्तु का आकार क्या होगा, एच जो है वो धनात्मक होगा। यदि प्रतिबिंब का आकार एच डैश ऋणात्मक होगा तो ऐसे में क्या बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा, तो ये आवर्धन ऋणात्मक होगा। इसके बाद प्रश्न है, प्रश्न को साइड से एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे उसके लिए, उसमें करेंगे। सारा प्रश्न को छोड़ दे रहे हैं, प्रश्न को साइड से हम लोग करते जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रकाश का अपवर्तन, है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरण क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम से, है ना, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, प्रवेश करता है, तो अपना रास्ता से क्या होता है, ये विचलित हो जाता है, जिस कारण से प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। फिर से एक बार समझिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, अब ऐसे में क्या होता है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और प्रकाश की किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब प्रकाश का किरण जो है संघनन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो अभिलंब दूर हट जाता है। इस तरह से अपने में क्या होता है, रास्ता से भटक जाने के कारण ये क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब इसके चलते बहुत सारा घटना होता है प्रकाश के अपवर्तन के चलते। तो द्रव में कुछ अगर डूबा हुआ है, सीधा छड़ है लेकिन वो टेढ़ा दिखाई देगा, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तारा जो है टिमटिमाता है इसी की वजह से, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देता है ना, सूर्योदय से पहले भी सूरज दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी सूरज दिखाई देता रहता है, तो ये भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से भरा हुआ किसी बर्तन के तली पर पड़ा हुआ सिक्का ऊपर की उठा हुआ दिखाई पड़ता है, ये भी उसी के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब जल के अंदर में मछली जो है ना, वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ से दिखाई देती है ना, इसका भी कारण यही है कि प्रकाश का अपवर्तन। मछली नीचे है लेकिन लगेगा क्या है, मछली ऊपर में है। अब यह है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ना, अपवर्तन प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, प्रकाश प्रवेश करता है,
तो ऐसे में चाल में परिवर्तन के कारण जो होता है ये होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन इसलिए होता है कि जब प्रकाश के किरण जो है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरा पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, और इसमें क्या होता है, चाल में इसका परिवर्तन हो जाता है, चाल में चेंजिंग हो जाता है, इस वजह से जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण तरंग दैर्ध्य व प्रकाश का वेग जो है क्या होता है, बदलते रहता है, जबकि आवर्ती नहीं बदलता है। अब इससे क्या क्या घटना घटता है, तो पानी में है ना, पानी जो है, पानी से भरा हुआ गिलास है, उसमें पेंसिल अगर रखा हुआ है तो मुड़ा हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पानी से भरे गिलास में क्या है कि डूबा पेंसिल का प्रकाश जब हवा में आता है ना, क्या है कि पानी से भरा गिलास है और उसमें डूबा जो पेंसिल है ना, अब डूबा पेंसिल जो है प्रकाश उसका जो है वो पानी से बाहर हवा में आता है, और ऐसे में अपना पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक माध्यम है हवा और दूसरा माध्यम क्या है, पानी। अब ये हवा के माध्यम से पानी में गया, ये तो पानी के माध्यम से फिर हवा में आया है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने के बाद ये कहता अपना पथ से जो है वो विचलित हो जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, तो जिसके कारण हम लोग का प्रकाश का किरण जो है वो हम लोग का नेत्र में एक भाग पानी वाला पहुंच रहा है और एक भाग जो है वो बिना पानी वाला पहुंच रहा है। अब ऐसे में जो है हम लोग का भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग दिखाई पड़ता है ना, अतः पेंसिल जो है दोनों माध्यम में होने के कारण जो है वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है कि पानी से भरे गिलास में रखे सिक्का भी ऊपर उठाई देने लगता है ना, तली से ऊपर दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि पानी से भरा गिलास में रखा सिक्का या तली से जो है प्रकाश जब पानी से है ना हवा में आता है, प्रकाश किरण कहाँ है, पानी से जब हवा में आता है, तो हम लोग आखिर कोई वस्तु को देख कैसे पाते हैं, जब प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से हम लोग का आंख में प्रकाश की किरण आता है ना, तब हम लोग देख पाते हैं कि ये चीज वस्तु है। लेकिन जब प्रकाश किरण उस वस्तु में पड़ा, तो एक बार पड़ गया, ठीक है, अब वहां से कुछ दूर तक आया, क्या पानी से मतलब आया, और कुछ दूर तक जो है वो हवा वाला माध्यम से आया। अब ऐसे में दो माध्यम चेंजिंग हो गया, तो जिस वजह से क्या है कि हम लोग को ये इस तरह से दिखाई देता है। तो जिस कारण से प्रकाश का जो है प्रकाश का जो नेत्र में पहुंचता है, जो नेत्र तक भाग पहुंचता है, वो पानी का बाहर वाले भाग से मतलब अलग होता है ना, इसलिए ये भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले भी जो है और बाद में भी जो है सूरज दिखता रहता है, तो यही वजह है इसका भी। परावर्तन का कुछ नियम है ना, आपतित किरण तथा दोनों माध्यमों में पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु और अभिलंब सब एक ही तल पर होता है ना। परावर्तन का नियम में भी क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन में, अब कोई प्रकाश किरण है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो यहां भी क्या होता है कि जो आपतित किरण रहेगा और जो परावर्तित किरण रहेगा और जो अभिलंब रहेगा है ना, और आपतन बिंदु रहेगा, वो सारा का सारा तीनों कहां रहता है, सब एक ही तल पर रहता है ना, सब जो रहता है एक ही तल पर रहता है। तो वही चीज यहां बताया गया है। इसको स्नेल का नियम भी बोला जाता है, प्रकाश अपवर्तन का नियम को। अब अपवर्तनांक क्या है, तो माध्यम दो है ना और माध्यम एक के सापेक्ष में अपवर्तनांक जो है वो माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल का अनुपात का बराबर होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि माध्यम दो और माध्यम एक के सापेक्ष में अपवर्तनांक कैसा होगा, तो माध्यम एक में जो भी प्रकाश का चाल होगा बट्टा में माध्यम दो में जो प्रकाश का चाल होगा, वो दोनों हम लोग भाग दे देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है कि निरपेक्ष है ना, निरपेक्ष में अपवर्तनांक कैसा होगा, तो किसी माध्यम में निर्वात या वायु के सापेक्ष में अपवर्तनांक जो होता है वो निरपेक्ष कहलाता है। तो इसमें क्या है कि वायु निर्यात में प्रकाश की चाल जो है उसको और बटा में जो प्रकाश की चाल है उसको, ये दोनों को भाग देंगे तो हम लोग के निकल जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। नेक्स्ट है प्रकाशिक संघनन माध्यम क्या है, तो दोनों माध्यम की तुलना करने का अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो है दूसरे के अपेक्षा क्या रहता है, प्रकाशिक संघनन होता है। उस तरह से प्रकाशिक विरल माध्यम क्या होता है, तो दो माध्यमों की तुलना में कम अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरा से क्या होता है, अपेक्षा में प्रकाशित विरल होता है। नेक्स्ट हम लोग का लेंस है ना, इंपॉर्टेंट है, यहां से हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस क्या होता है। तो लेंस और इसका प्रकार, तो लेंस किसको बोलते हैं, तो गोलीय लेंस दो तालों से घिरा हुआ कोई पारदर्शक माध्यम होता है जिसका एक ताल या दोनों ताल क्या होगा, वक्र होगा। मतलब देखिए कोई दो तालों से, मतलब एक ताल ऐसे और एक ताल ऐसे, ये दो तालों से घिरा हुआ ये पारदर्शी माध्यम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। इसमें दो ताल था ना, एक ताल ऐसे था एक ताल ऐसे था, अब ये दोनों ताल गोलीय रहेगा या फिर तो एक ताल गोलीय रहेगा और ये पारदर्शी माध्यम होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस। और लेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, पहला जो है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किसको बोलेंगे, तो यह लेंस किनारे से पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है ना। ये लेंस जो है उत्तल लेंस किस तरह से किनारे से पतला होता है बीच में मोटा होता है, मतलब किनारे में देखिए यहाँ पतला है, यहाँ भी पतला है और बीच में क्या मोटा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस है ना। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरण को अभिसारित कर देता है। उसी तरह से अवतल लेंस, अवतल लेंस से किनारा क्या होता है, किनारा मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है, जैसे कि इस तरह से हाँ।
किनारा देखिए तो किनारा मोटा है और बीच में क्या है, पतला है। तो यह लेंस प्रकाश की किरण को अपसारित कर देता है, इसलिए अपसारिक लेंस इसको भी बोला जाता है। ये है ना, ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। ऊपर वाला है ना, ऊपर में जो है क्या है, उत्तल लेंस है, और नीचे वाला क्या है, अवतल लेंस है। इसमें हम लोग समझेंगे कि जिस तरह से दर्पण में पढ़े थे कि मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, वो सारा चीज यहाँ इसमें देखेंगे कि एक क्या है कि एक इस साइड से यहाँ दो दर्पण मतलब मिला हुआ है, एक इधर से है ना, और एक इधर से है, दो साइड से है। अब इसको अगर ये भी एक गोला का रूप है ना, तो ये पूरा इस तरह से गोल जाएगा, और इधर वाला भी क्या है, एक गोला का रूप है, ये भी ऐसे गोल जाएगा। अब दोनों जो है गोला का रूप है, तो दोनों का बीच होगा सेंटर, है ना। तो यहाँ इस इधर वाला हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला बीच को C1 है ना, क्या बोलते हैं इसको, C1, और इसके लिए जो इधर में बीच में आएगा उसको क्या बोलते हैं, C2। ठीक है। अब जब दोनों का वक्रता केंद्र हो रहा है C1 C2 है ना, केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र को क्या बोलते हैं, C1 है ना, C2 जो है ये दोनों का, तो इसका मुख्य फोकस भी होना चाहिए, है ना। इसका मुख्य फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं, और इसका मुख्य फोकस को क्या बोलते हैं हम लोग, F2 बोलते हैं, है ना। अब क्या है कि C1 से लेके O तक की दूरी को हम लोग इधर वाला को R1 बोलते हैं, मतलब त्रिज्या, है ना, केंद्र से लेके, है ना, यहाँ जो ध्रुव होता है ना, वक्रता जो यहाँ प्रकाशिकी केंद्र है, यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको R1 से दिखाते हैं। अब ये तो इधर वाला के लिए हो गया, है ना, तो इधर वाला के लिए भी तो होगा ना, तो इधर O से लेके C2 तक की दूरी को भी क्या बोलते हैं हम लोग, R2 बोलते हैं। और ये O वाला हम लोग का क्या है, प्रकाशिकी केंद्र है ना। अब प्रकाशिकी केंद्र से लेके मुख्य फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण हम क्या करते थे कि मुख्य फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते थे, फोकस दूरी बोलते थे। तो यहाँ भी जो है O से लेके, है ना, मुख्य फोकस तक की दूरी क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फोकस दूरी हो गया। अब यहाँ से इधर भी तो फोकस दूरी होगा ना, F1 से लेके O तक की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, और इधर F2 से O तक की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, है ना। अब यहाँ क्या है कि O से लेके C2 तक को R2 बोलेंगे, मतलब त्रिज्या, दूसरा त्रिज्या, और इधर C1 से लेके O तक को हम लोग R1 बोलेंगे, मतलब त्रिज्या 1। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह इसमें भी है, ये भी क्या है, एक गोले का अवतल लेंस है ना। अब ये भी क्या गोला का भाग ही है, और इधर से भी गोले के भाग है, तो इसमें भी तो एक केंद्र होगा। तो इस केंद्र को हम लोग C1 से दिखाते हैं, और इस केंद्र को C2 से दिखाते हैं। अब इसका भी मुख्य फोकस होगा, इसको F1 से दिखा दिए, और इसका मुख्य फोकस को F2 से दिखा दिए। अब इसका भी तो त्रिज्या होगा ना, C1 से लेकर O तक की दूरी को हम लोग R1 से दिखा दिए, त्रिज्या 1, और इधर वाला का भी तो त्रिज्या होगा ना, O से लेकर C2 तक का दूरी को R2 से दिखा दिए, मतलब दूसरा त्रिज्या। अब इसमें तो भी क्या होगा, मुख्य फोकस होगा, तो O से लेके, है ना, F तक की दूरी को, मतलब F1 या फिर तो F2 तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस दूरी बोलते हैं। यहां से यहां तक के फोकस दूरी, इसका इधर का फोकस दूरी। तो इसमें यह समझना था। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब, है ना, हम लोग बीम को कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये उत्तल लेंस का हम लोग देखेंगे, है ना। टोटल 6 जगह हम बीम को रखेंगे, और 6 जगह जो है क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहला आता है जब हम बीम को अनंत पर रखेंगे, है ना। जब हम बीम को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, जैसे बीम है अनंत पर, तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो F2 पर बनेगा, इस जगह पर बनेगा। बीम को हम लोग अनंत पर रखते हैं, है ना, बीम को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। और साइज क्या रहेगा, अत्यधिक छोटा रहेगा। और प्रकृति क्या रहेगा, जो प्रतिबिंब बना उसका, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक और उल्टा कब बनता है, जब सच में दो प्रकाश की किरण एक दूसरे से टकराती है ना, सच में एक दूसरे को काटती है, तो उस जगह वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो यहाँ क्या हुआ कि दो प्रकाश किरण आया, नियम से आया, एक प्रकाश किरण O में गया, है ना, और हम लोग पढ़े क्या कि जो O में आता है वो सीधे निकल जाता है, और एक का आया F1 में, है ना, F1 में हम लोग गिरा रहे थे, मतलब मुख्य फोकस में गिरा रहे थे, और जो मुख्य फोकस में गिराते हैं वो अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर में चला जाता है। आप देखें कि ये दोनों जो है एक जगह पर यहाँ एक दूसरे को काट रहा है, तो प्रतिबिंब किस जगह पर कट रहा है, F2 पर कट रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। साइज क्या रहेगा, अत्यधिक छोटा रहेगा, और प्रकृति क्या रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। दूसरा, जब हम लोग बीम को अनंत और C1 के बीच में रख देंगे, ये अनंत हुआ हमारा और ये C1 हुआ। अब बीम को हम लोग इस जगह पर रख दिए हैं, अब यहाँ दो प्रकाश किरण आएगा, है ना, नियम से जाएगा। एक क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर गया, है ना, और मुख्य अक्ष के समांतर जो जाता है वो कहाँ से गुजरता है, मुख्य फोकस से गुजरता है। ये मुख्य फोकस से जो है अपवर्तित होने के बाद गुजर गया,
यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और प्रकाश किरण भेजेंगे तो हम लोग सी में गिराएंगे, है ना, सी में जो प्रकाश किरण गया वो सीधे निकल गया। लेकिन ये दोनों प्रकाश की किरण कहाँ टकराया, एक दूसरे को कहाँ काटा, F2, है ना, F2 और C2 के बीच में काटा, मतलब मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और C2 के बीच में बनेगा। तो बीम को अगर हम लोग अनंत और C1 के बीच में रखते हैं, ये अनंत हुआ और ये C1 हुआ, है ना, ये दोनों के बीच में हम अगर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2, है ना, F2 ये हुआ और C2 ये हुआ, ये दोनों के बीच में बनेगा। साइज क्या रहेगा, तो छोटा रहेगा, और प्रकृति क्या रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। वास्तविक और उल्टा क्यों, वास्तविक और उल्टा क्यों रहा, क्योंकि एक प्रकाश किरण आया ऐसे, है ना, और एक गया इधर से, और दोनों एक दूसरे को काटा है, तो यहाँ वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट आता है तीसरा, जब बीम को C1 पर रख देंगे, है ना, बीम को हम लोग कहाँ रख दिए, ये C1 पर ही रख दिए, है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो C1 पर बीम को रखें। अब यहाँ से एक जो है प्रकाश किरण ऐसे जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जो जाता है वो क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजरता है, तो मुख्य फोकस से गुजर गया, है ना, F2 से। अब एक नियम क्या है कि एक नियम यहाँ हमारा O में गिरा रहे हैं प्रकाश की केंद्र में, है ना, तो यहाँ से ये आगे बढ़ गया सीधे। अब ये देखें कि एक दूसरे के दोनों कहाँ काटा, C2 पर एक दूसरे का काटा है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C2 पर। बीम को हम लोग कहाँ रखे हैं, C1 पर रखे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, C2 पर बना है। साइज क्या रहेगा, तो समान, जितना बीम का साइज रहेगा उतना प्रतिबिंब का भी साइज रहेगा। प्रकृति क्या रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। अब चौथा में देखो, जब बीम को C1 तथा F1 के बीच में रखेंगे, ये C1 है और ये F1 है, ये दोनों के बीच में हम अगर बीम को रखे हैं तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, तो एक जो है प्रकाश की किरण ये सीधे गया मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाता है वो कहाँ से गुजरता है, मुख्य फोकस से, और एक हम जो है वो प्रकाशिकी केंद्र में गिराए हैं, मतलब O में, और ये सीधे निकल जाता है। लेकिन देखें कि एक दूसरे के दोनों जो है ना वो कहाँ काटा, C2 यहाँ है ना, और यहाँ अनंत है ना, C2 और अनंत के बीच में दोनों को क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C2 तथा अनंत के बीच में बनेगा, और साइज क्या रहेगा, तो बड़ा रहेगा, और प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। नेक्स्ट आता है जब हम लोग बीम को F1 पर रख देते हैं, है ना, C1 में तो रखे थे, है ना, यहां भी रख दिए थे C1 और F1 के बीच में, अब F1 में हम लोग रख देते हैं, है ना, F1 में रख दिए बीम को। अब ये क्या हुआ कि नियम से जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गया, है ना, तो ये कहां से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजर गया। अब दूसरा का जो है वो O में हम लोग गिराएंगे, है ना, तो O वाला सीधे निकल जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे को एकदम बहुत दूर जाके काटेगा, है ना, तो बीम को हम लोग F1 पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर कटेगा, बहुत दूर में, है ना, और साइज क्या रहेगा, अत्यधिक बड़ा रहेगा, और प्रकृति क्या रहेगा, वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। नेक्स्ट लास्ट आता है हम लोग का कि जब बीम को F1 तथा O के बीच में रखेंगे, F1 जो है यहाँ है ना, F1 यहाँ है हमारा और O यहाँ है, ये दोनों के बीच में हम लोग बीम को रखे हैं इस जगह पर। अब नियम से प्रकाश किरण भेजे, है ना, एक यहाँ से गया मुख्य अक्ष समांतर, ये F से गुजर गया। अब जो है वो हम लोग क्या किए कि एगो O में गिराए, है ना, तो O से ये सीधे निकल गया। लेकिन ये क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो है वो, है ना, पीछे, ये मतलब इधर, है ना, इधर बन गया। कहाँ बन गया, तो F1 और C1 के बीच में, C1 और F1 के बीच में बीम को हम लोग F1 तथा O के बीच में रखे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, C1 तथा F1 के बीच में बन गया, है ना, और यहाँ एक दूसरे को सच में प्रकाश किरण को नहीं काटा है। तो जब प्रकाश किरण एक दूसरे को सच में नहीं काटता है तो वहाँ क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है, और साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये 6 क्या था, उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में। देखो, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल लेंस में हम बीम को कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सो ठीक है, ये क्या है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, इसमें 2 जगह हम लोग बीम को रखेंगे तो 2 जगह प्रतिबिंब बनेगा। बीम अगर अनंत पर रखते हैं, बीम को एकदम पूरा दूर में अनंत में रखते हैं, तो यहाँ नियम देखो, मुख्य अक्ष के समांतर भेजे है प्रकाश किरण, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर दोनों गया है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, ये दोनों तो एक दूसरे से टकराता नहीं है, ये भाग जाता है, ये उधर चला गया और ये इधर चला गया। लेकिन इधर अगर नहीं जाता उधर तो ये कहाँ आता, F1 के पास आता, और ये भी F1 के पास आता, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 में बनेगा, है ना। जब हम लोग बीम को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब F1 पर बनेगा, और साइज जो रहेगा अत्यधिक छोटा बिंदु साइज रहेगा, देखो यहाँ बिंदु साइज है, और प्रकृति क्या रहेगा, आभासी तथा सीधा रहेगा। उसी तरह से जब हम लोग बीम को अनंत तथा F1 के बीच में रखते हैं, अनंत ये हो गया और F1 ये हो गया, है ना, F1 हो गया और इधर अनंत हो गया। अब ये दोनों के बीच में हम लोग बीम को रखे हैं, तो एक नियम से गया प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, तो ये मुख्य फोकस से गुजरता प्रतीत होता है ना, अवतल दर्पण में, तो ये तो भाग गया उधर, है ना, लेकिन ये इधर आता। अब क्या हुआ कि ये हम लोग क्या किया कि O में गिराए और O वाला सीधे निकल गया,
है ना। लेकिन दोनों को देखिए कि एक दूसरे किस जगह पर काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, काट नहीं रहा है सच में, एक दूसरे को प्रतीत हो रहा है। ये तो डॉट डॉट वाला है जो खाली प्रतीत हो रहा है, और ये तो सीधे निकल गया, तो इस जगह पर काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F1 और प्रकाशिक केंद्र मतलब O के बीच में। साइज क्या रहेगा, छोटा, और प्रकृति क्या रहेगा, आभासी तथा सीधा। तो ये हुआ अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो 6 था, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता था वो 8, 2 अवतल लेंस से। दर्पण में क्या था, दर्पण में अवतल दर्पण से 6 बना था और उत्तल दर्पण से 2 बना था। इसके बाद हम लोग देखते हैं चिन्ह परिपाटी। नेक्स्ट आता है गोलीय लेंस के चिन्ह परिपाटी क्या है। तो आप लोग दर्पण पढ़ा है ना, दर्पण में किस तरह से चिन्ह परिपाटी था, सेम वही चीज को यहाँ अपनाना है ना। जिस तरह से दर्पण में चिन्ह परिपाटी था उसी तरह से लेंस का भी चिन्ह परिपाटी सेम डिटो वही होता है ना। तो गोलीय लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के पर विचार करते समय हम नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं, जिनमें कि गोलीय लेंस का प्रकाशिक बिंदु को मूल्य बिंदु मानते हैं, और इस लेंस को जो है वो आयताकार निर्देश पद्धति का एक अक्ष जो है ना, एक अक्ष करके हम लोग मानते हैं। यहाँ देखिए वस्तु जो है वो वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, अर्थात दर्पण के बाईं ओर आपतित किरण होता है ना। हम लोग दर्पण में किस तरह से परिपाटी को किए थे, इस ऐसे किए थे है ना, दर्पण में परिपाटी को इस तरह से रखे थे। अब इसमें मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां गोलीय लेंस के प्रकाशिक बिंदु O से मापी जाती है ना। तो हम लोग इसमें ऐसे मापेंगे, इसमें हम लोग इसका चिन्ह परिपाटी जो है उसको वाला कॉपी कर देंगे है ना। दर्पण वाला दर्पण में किस तरह था उसी तरह से ये मान के चलिए कि ये अगर लेंस है ना, या फिर तो एक लेंस ये है, ये दोनों लेंस हम लोग ले लेते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ O है ना, F1 C1 F2 यहां पर C2 इस तरह से है। अब यहाँ क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां गोलीय लेंस के प्रकाशिक बिंदु O से मापी जाती है। मतलब सारा का सारा जो है दूरी हम लोग यहाँ से O से मापेंगे। यहाँ O दिख रहा है ना, इस जगह पर से यहाँ से O से मापेंगे। यहाँ बीम को अगर इधर रखते हैं है ना, प्रतिबिंब कहीं भी बनेगा तो हम लोग जो दूरी यहीं से मापेंगे, इस जगह से बीच से है ना, यहाँ से इस तरह से। अब आपतित प्रकाश की दिशा मापी गई दूरियां धनात्मक होती है ना। आपतित है ना, जो भी आपतित प्रकाश की दिशा होगा ना, जिस दिशा से प्रकाश आएगा उसकी दूरी जो है हम लोग किस चीज में मापेंगे, धनात्मक में मापेंगे। आपतित प्रकाश का विपरीत दिशा को मापी गई दूरियां जो होता है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उसी तरह से लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो है वो मापे जाने वाली धनात्मक ऊंचाई होगा, और नीचे की ओर जो है वो ऋणात्मक होगा। मतलब पूरा डिटो जो है ना उसी तरह से, इधर जो है प्लस हो जाएगा, इधर जो है माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, ऊपर में प्लस हो जाएगा, नीचे में माइनस हो जाएगा, सेम जिस तरह से दर्पण में था वैसे। अब यहाँ थोड़ा सा नोट है ना, कि परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है क्या रहेगा, धनात्मक में रहेगा, जबकि अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा। ये नोट था। अब इसका भी आवर्धन है ना, इसमें भी हम लोग प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो उसके लिए तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, एच डैश जो कि प्रतिबिंब का ऊंचाई होता है और बिंब का ऊंचाई को एच बोलते हैं, तो ये हो गया आवर्धन। आगे है लेंस का क्षमता। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की जो किरणों को अभिसरण या फिर तो अपसरण करने की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका क्षमता बोलते हैं। यह फॉक्स दूरी को व्यक्त के बराबर होता है, इसे पी से दिखाया जाता है। लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं, और किसी भी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता को जो है वो पी बराबर 1/f मानते हैं। और लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डाईऑप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और एक डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता का जिसका फोकस दूरी 1 मीटर होता है ना। तो एक डाईऑप्टर बराबर है ना, एक डाईऑप्टर बराबर क्या होता है, 1 मीटर फोकस दूरी उसका होता है। अब उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब लेंस की संयोजन क्षमता ये क्या होता है, तो अनेक प्रकाशीय अंतरों की कई लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब अधिक आवर्धित होता है ना, और सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। इस प्रकार संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता को हम लोग पी से दिखाते हैं है ना, पी। और लेंस की पृथक पृथक क्षमताओं को P1 P2 P3 इस तरह से करके बीजीय योग करते हैं। उदाहरण भी यहाँ एक दिया हुआ है। तो ये आप लोग का चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर जो हम लोग अलग से करने वाले हैं, पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन करेंगे।